सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्प्लॉयज़ राइट्स इन इंडिया की। आप में से कई सारे मेरे दोस्त 9 to 6 या फिर 10 to 7 जॉब करते होंगे, किसी भी सेक्टर में हो सकता है, लेकिन आप में से शायद बहुत ही कम लोगों को अपने सारे राइट्स पता होंगे कि एज एन एम्प्लॉई आपके क्या क्या राइट्स बनते हैं कानूनी तरीके से। अब वो राइट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पीएफ को लेकर राइट। सबसे पहले प्रोविडेंट फंड को लेकर क्या राइट है, क्या कंपनी पीएफ काटने के लिए बाध्य है, ज़रूरी उसे काटना ही पड़ेगा, किन एम्प्लॉयज़ का कटेगा, किन का नहीं कटेगा, और अगर एम्प्लॉयर दोनों ही पोर्शन पीएफ के आपकी सैलरी में से काट सकता है क्या। सेम इशू ग्रेचुटी को लेकर भी होता है। ग्रेचुटी क्या है, किसको ग्रेचुटी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कब मिलेगी। और इन दोनों से ही ज़्यादा बड़ा इशू होता है टर्मिनेशन लॉज को लेकर कि क्या कंपनी आपको कभी भी हटा सकती है जॉब से, हटा देगी तो क्या प्रोसीजर है, कॉम्पनसेशन देगी या फिर नहीं देगी। ये नोटिस पीरियड का क्या करना है भाई। ये नोटिस पीरियड चाहे 10 दिन का हो चाहे 3 महीने का, ये बड़ा ही परेशान करता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मैंने कोशिश करी है कि सारी चीज़ें इस वीडियो में ही समराइज़ कर दूं तो आपको अपने राइट्स पता चल जाए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। सो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोविडेंट फंड एक्ट की, पीएफ की। यार ये पीएफ क्या चीज़ है। तो देखिए, जो पीएफ होता है ना, ये गवर्न होता है द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 से। उसमें सारे प्रोविजंस लिखे हैं पीएफ को लेकर। यार ये जो पीएफ होता है ना हमारा, ये एक रिटायरमेंट सिक्योरिटी होती है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपके पास इतना पैसा हो कि आप आगे का जीवन अपना काट सके। तो इसीलिए ये हर महीने आपकी सैलरी में से कटता है और आपको क्यूमुलेटिव होकर रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाता है। ये होता है पीएफ। अब कौन से एम्प्लॉयर, कौन सी कंपनी इसे काटेगी आपकी सैलरी में। जिस भी कंपनी में 20 या 20 से ज़्यादा लोग, 20 या 20+ वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ पीएफ काटना मैंडेटरी है। तो वहाँ आपका पीएफ कटेगा। अब ये कटेगा, कितना कटेगा, आपकी जितनी भी सैलरी होगी उसका बेसिक प्लस डीए, कंप्लीट सैलरी नहीं। देखो, कंप्लीट सैलरी में आपका एचआरए होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, मेडिकल अलाउंस होते हैं, और भी कई तरीके के अलाउंस हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो सैलरी बनेगी वो सिर्फ बेसिक प्लस डीए को ही काउंट करते हैं। तो बेसिक प्लस डीए का 12%, ठीक है, बेसिक प्लस डीए का 12% आपकी सैलरी में से हर महीने कटेगा। सेम पोर्शन एम्प्लॉयर भी देगा अपने में से, और दोनों पोर्शन क्यूमुलेटिव होके ईपीएफओ, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास जमा हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, और आपका ये फंड डिपॉजिट होता रहेगा और आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। अब इसमें अगर एम्प्लॉय चाहे तो अपना पोर्शन वो इंक्रीज भी कर सकता है, कंपनी को कहकर कि मेरा 12% नहीं, मेरा 15% काट लो, क्योंकि पैसा तो उसी का जमा हो रहा है, इंटरेस्ट तो उसे मिलेगा। तो वो अपना पोर्शन बढ़ा सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर का पोर्शन फिक्स रहेगा 12%। ना वो कम हो सकता है, ना ही ज़्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं कि किन किन एम्प्लॉयज़ को इसका बेनिफिट मिलेगा। हर उस एम्प्लॉय जिसकी सैलरी बेसिक प्लस डीए 15,000 या उससे कम है, उसको पीएफ का बेनिफिट मिलेगा, और ये मैंडेटरी होगा, कंपनी को इसका प्रोविजन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करती है तो उसकी बात हम आगे करेंगे कि क्या एक्शन हो सकता है, लेकिन 15,000 या उससे कम वाले एम्प्लॉयज़ को इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अब पर ये 15,000 कब काउंट होंगे, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब आपने कंपनी ज्वाइन करी है तब आपकी सैलरी 15,000 या उससे कम थी। अगर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होकर बढ़ चुकी है तो अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इससे बाहर जा सकते हैं, मना कर सकते हैं कि यार मेरा पीएफ मत काटिए, कंपनी को आप कह सकते हैं। लेकिन अगर उससे कम है तो आपके लिए भी मैंडेटरी है और कंपनी के लिए तो बिल्कुल मैंडेटरी है। तो अगर कोई भी कंपनी पीएफ एक्ट के प्रोविजंस का उल्लंघन करती है, इनको नहीं मानती है, आप उसके लिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और अगर ये सब प्रूफ हो जाता है तो कंपनी के जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको 1 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, 4,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों ही चीज़ें भी हो सकती हैं। तो पीएफ आप कब कब निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, पीएफ की जो भी आपका फंड बनेगा वो होगा टैक्स फ्री, उसमें गवर्नमेंट टैक्स नहीं काटेगी। आपका ये कंप्लीट फंड निकलता है रिटायरमेंट के टाइम पर, लेकिन आप हाफ पोर्शन अपने बच्चों की मैरिज के टाइम पर निकाल सकते हैं, एजुकेशन के लिए निकाल सकते हैं। अगर आप 2 महीने से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं
तो भी आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं कि आप वहां पे हाफ ऑफ द पोर्शन निकाल सकते हैं, लेकिन कंप्लीट पोर्शन रिटायरमेंट पर ही निकलेगा। प्रोविडेंट फंड चेक करने के लिए एक सभी को यूएएन नंबर दिया जाता है। आप उस यूएएन नंबर को डालकर आप उमंग पोर्टल है उस पर भी चेक कर सकते हैं और ईपीएफओ के पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं कि आपका आज तक का पैसा कितना बना, कितना उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है। सारी डिटेल्स आपकी उमंग पोर्टल पर या फिर ईपीएफओ के पोर्टल पर होती है। सो अब बात करते हैं ग्रेचुटी। तो जो ग्रेचुटी होती है वो द पेमेंट्स ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 से गवर्न होती है। इसमें ये एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट स्कीम है। बेसिकली आप किसी भी कंपनी में अगर 5 साल या उससे ज़्यादा आप काम करते हुए आए हैं तो आपको ये बेनिफिट दिया जाता है ग्रेचुटी का। अब ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट होती है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वहाँ आपका काम करना उस ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल मस्ट है। तो अगर आपने 5 साल से एक भी दिन कम काम किया तो वो आपके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। तो 5 साल मैंडेटरी है, उससे ज़्यादा आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ग्रेचुटी के प्रोविजंस है हर उस कंपनी को मानने ज़रूरी है जहां 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हो, वहां ग्रेचुटी देना ज़रूरी हो जाएगा। और हर एम्प्लॉय जिसने 5 साल कंप्लीट कर लिए हो उसको ग्रेचुटी देना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या फिर वो डिसेबल हो जाता है तो आप उसको 5 साल से पहले भी ग्रेचुटी दे सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 5 साल के बाद ही देंगे उन एम्प्लॉयज़ को। ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट होती है वो समझ लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए, अगर आपकी सैलरी 30,000 थी और आपने 10 साल काम किया है तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 कहाँ से आया? बिकॉज हर महीने के 15 दिन की सैलरी है और महीना कितने दिन का माना जाएगा? 26 डेज का, बिकॉज 4 जो संडेज होते हैं उसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय सर्विस कितने साल की है? 10 साल की। तो आपका अमाउंट बनता है 1,73,076 रुपये, 1,73,076 रुपीज़। तो इतना अमाउंट आपको एज अ ग्रेचुटी मिलेगा। तो ये कब मिलेगा? 5 साल जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब मिलेगा और एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट मिलेगा। ठीक है। ग्रेचुटी में एक बात समझना ज़रूरी है कि इसमें अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपकी कोई भी लिमिट नहीं है। आपको जितना पैसा मिलेगा ग्रेचुटी का सभी टैक्स फ्री होगा। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट जॉब थी तो सिर्फ 20 लाख तक की ग्रेचुटी आप ले सकते हैं जो कि टैक्स फ्री होगी। अगर उससे ज़्यादा एम्प्लॉयर आपको देता है तो वो जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी, उसमें आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टैक्स फ्री ग्रेचुटी की लिमिट है 20 लाख रुपए फॉर प्राइवेट एम्प्लॉइज। ये सब बेनिफिट्स आपको रिटायरमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर मिल जाने चाहिए और मिल जाते हैं। तो ये 30 डेज का इनका टाइम पीरियड भी फिक्स्ड है। ग्रेचुटी में आपको एक बात समझनी है ज़रूरी है कि ग्रेचुटी आपकी फोरफीट भी हो सकती है और उसको कम कर भी दिया जा सकता है। इन केस अगर आपने कंपनी का कोई बहुत ही बड़ा लॉस किया है, डैमेज किया है और कंपनी को उससे अच्छा खासा नुकसान हुआ है तो कंपनी आपकी ग्रेचुटी में से आपका वो जो पोर्शन है वो डिडक्ट कर सकती है और रिमेनिंग पोर्शन आपको दे सकती है। तो ग्रेचुटी में से पैसा आपका डिडक्ट भी हो सकता है। अगर ग्रेचुटी के प्रोविजंस का एम्प्लॉयर उल्लंघन करता है, नहीं मानता है, ग्रेचुटी नहीं काटता है या फिर आपको ग्रेचुटी नहीं देता, आपने 5 साल सर्विस कर ली तब भी, तो आप शिकायत कर सकते हैं और शिकायत के कंप्लीट होने पर उस एम्प्लॉयर को पनिशमेंट हो सकती है जो कि 3 महीने से लेकर 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और उसके साथ साथ 10,000 से लेकर 20,000 तक का फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों चीज़ें भी हो सकती है। तो अब समझते हैं टर्मिनेशन लॉस के बारे में कि टर्मिनेशन लॉस क्या कहते हैं, कंपनी आपको कब हटा सकती है, कब नहीं हटा सकती है, किस तरीके से आपको हटाया जा सकता है और क्या क्या कॉम्पनसेशन के प्रोविजंस हैं। तो देखो, टर्मिनेशन को बेसिकली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है वॉलंटरीली, जहां पे आप कंपनी को अपनी इच्छा से छोड़ रहे हो, जैसे कि रेजिग्नेशन आप दे रहे हो, तो ये हो गया वॉलंटरीली। एक होता है इनवॉलंटरीली, जहां पे आपकी इच्छा शामिल नहीं है, मतलब कंपनी आपको टर्मिनेट कर रही है। तो पहले समझते हैं इनवॉलंटरीली में क्या होता है। जब कंपनी आपको टर्मिनेट करती है, तो जब कंपनी आपको टर्मिनेट करती है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो कोई कारण रहा होगा विद कॉज, या तो कोई कारण नहीं, कंपनी ने ऐसे ही हटा दिया विदाउट कॉज, या फिर हो सकता है कंपनी ही बंद हो गई हो या फिर कंपनी का प्रोजेक्ट ही बंद हो गया हो। तो वो हो गया तीसरा रीजन। अगर कोई कारण है आपको हटाने का तो वो कारण क्या हो सकता है, या तो फ्रॉड हो सकता है, या तो थेफ्ट हो सकता है, या फिर कॉन्टिन्यूसली पुअर परफॉर्मेंस भी हो सकती है।
तो इस केस में कंपनी आपको डायरेक्टली इमीडिएटली टर्मिनेट कर सकती है कि भैया कल से मत आना, ठीक है। गजब बेइज्जती है। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि इंटरनल इंक्वायरी होना ज़रूरी है, और अगर आपने पुअर परफॉर्मेंस के बेसिस पे हटाया है तो उसमें और भी कई सारी चीज़ें देखी जानी चाहिए, जिसमें कि डिसिप्लिनरी नेग्लिजेंस भी शामिल होनी चाहिए कि देखो ये कॉन्टिन्यूसली लेट आता है, इसको हमने मेल करी ये रिप्लाई नहीं करता, और भी बहुत सारी चीज़ें। जब ये सारी चीज़ें शामिल होगी तो आपको इमीडिएटली हटाया जा सकता है और विदाउट एनी कॉम्पनसेशन। आपको कोई कॉम्पनसेशन कंपनी की साइड से नहीं मिलेगा। तो ये हो गया विद कॉज। समझते हैं विदाउट कॉज में क्या है। अगर कंपनी का ऐसे ही मूड किया चलो भैया इन 10 लोगों को हटाओ, बहुत ही बात करते हैं, आपका काम का सारा लेवल ठीक है, आप टाइम से आते हैं टाइम से जाते हैं, अच्छे से काम करते हैं, लेकिन कंपनी ने ले ऑफ करने का सोचा, तो वहाँ पे हो जाती है दिक्कत। वहाँ पे कंपनी को आपको जितना भी आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन पीरियड है, देखो आपको जब भी अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है उसमें नोटिस पीरियड लिखा रहता है कि कंपनी आपको कितना नोटिस पीरियड देगी और आप जाओगे तो आप कंपनी को कितना नोटिस पीरियड दोगे। तो अगर कंपनी ले ऑफ करती है तो कंपनी अपनी साइड के नोटिस पीरियड के इक्वल आपको कॉम्पनसेट करेगी, आपकी सैलरी देगी। मान लीजिए 1 महीना उसमें मेंशन है तो आपको 1 महीने की सैलरी मिलेगी, 2 महीना मेंशन है तो 2 महीने की सैलरी आपको मिलेगी एज अ कॉम्पनसेशन। तो जो तीसरी कैटेगरी है, अगर जॉब पोजीशन ही रिमूव हो गई है उससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है। कंपनी आपको जितना नोटिस पीरियड मेंशन था आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में उसके बराबर कॉम्पनसेट करेगी, तब ही जाके आपका ये कंप्लीट प्रोसीजर माना जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब समझते हैं अगर आप अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं, मतलब आपने रेजिग्नेशन दिया है, तो अब देखो वॉलेंटरी लीव में भी 2 सिचुएशन आ जाती है। या तो आपने रेजिग्नेशन दिया है, ठीक है, आपको कहीं और जॉब लग गई या फिर कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है, आपने अब रेजिग्नेशन दे दिया, तो आपको नोटिस पीरियड जितना आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है उतना सर्व करना मस्ट है। ध्यान से सुनते रहना इसे, उतना सर्व करना मस्ट है। आप अगर 2 महीने का नोटिस पीरियड आपकी साइड से होना चाहिए ऐसा मेंशन है, तो आप 2 महीने पहले कंपनी को बताओगे कि दिस डेट को मेरा लास्ट डे होगा और ये मेरा 2 महीने का गैप है इसके बीच में, दोनों डेट्स के बीच में, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया तो क्या हो सकता है। तो अगर आपने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, या तो कंपनी आपसे कॉम्पनसेशन मांगेगी सबसे पहले कि अगर आपने 1 महीने में ही जाना है या फिर 10 दिन में जाना है तो जो रिमेनिंग डेज है उसका आप हमें कॉम्पनसेट करो, उतना आप हमें सैलरी दे के जाओ। लेकिन सैलरी यहाँ पे कौन सी आपको देनी पड़ेगी, अपना सिर्फ बेसिक, जो आपकी बेसिक सैलरी होगी। अगर आप पूरा चार्ट देखेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि बेसिक सैलरी आपकी इतनी है, तो आपको उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करके उतनी सैलरी देनी होगी, ठीक है। लेकिन क्या अगर आप सैलरी भी नहीं देना चाहें और नोटिस पीरियड भी सर्व ना करना चाहें तो क्या हो सकता है। तो ये कैच है, ये ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो जनरली होता है, देखो इसमें क्या हो सकता है मैक्स टू मैक्स मैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, सबसे पहले कंपनी आपको कर देगी ब्लैक लिस्ट, मतलब आप उस कंपनी में दोबारा से एम्प्लॉयमेंट के लिए इन फ्यूचर कभी भी जा नहीं पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो सकती है कि कंपनी के पास पावर है कि वो आपको सू कर सकती है, वो आपके ऊपर केस कर सकती है, लेकिन जितना केस का खर्चा आएगा उससे कम ही आपकी सैलरी वो बन रही होगी, और कंपनी 99.99% ऐसा नहीं करती है। हाँ, इन केस आपकी सैलरी करोड़ों में है तो कंपनी ज़रूर कर सकती है, पर मुझे लगता है कि अभी जिनकी सैलरी करोड़ों में है वो उन तक मेरी वीडियो ही पहुंची नहीं होगी, तो इसलिए मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि कंपनी ऐसा नहीं करती है। और आप नोटिस पीरियड अगर बिना दिए भी छोड़ रहे हैं तो बस आपको जो पेंडिंग सैलरी थी उसमें से आपका पोर्शन डिडक्ट हो जाएगा, और अगर कंपनी आपको ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है, और इससे ज़्यादा मोस्टली कुछ होता नहीं है। तो ये है नोटिस पीरियड का सारा खेल। अब कभी कभी कंपनी में क्या होता है कि एम्प्लॉयर चाहता है कि ये एम्प्लॉय खुद से रिजाइन दे दे, मुझे इसे निकालना ना पड़े, बिकॉज जो टर्मिनेशन आप उनकी डिटेल में दिखता है कंपनी की रिकॉर्ड्स में, वो काफ़ी बैड इम्पैक्ट डालता है स्टेक होल्डर्स पर। तो कंपनी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है कि आपको उस माहौल में काम करना पसंद नहीं होता, आप कर ही नहीं पाते, आपके ऊपर एडिशनल वर्क डाल दिया जाएगा, आपके टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, आपको डेली स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन आ जाती है। वहाँ पे अगर आप रिज़ाइन देते हैं और इस चीज़ को मेंशन करते हैं तो आप इसे
लेबर कमिश्नर तक पहुंचा सकते हैं या फिर लेबर कोर्ट्स में भी आप जा सकते हैं और इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं और कंपनी के ऊपर एक्शन फिर तय है, फिर फिक्स्ड है। बिकॉज अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपने प्रूव कर दी तो लेबर कोर्ट कंपनी को नहीं छोड़ता। मोस्टली लेबर कोर्ट्स में एम्प्लॉय की ही आज तक जो देखा गया रेशियो उन्हीं के जीतने का ज़्यादा है। अब एट लास्ट टर्मिनेशन लॉज में एक चीज़ और रहती है जिसमें अगर कंपनी कभी भी 100 या 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को एक साथ निकालती है तो उस कंपनी को गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इतना बड़ा मास ले ऑफ क्यों कर रहे हैं। वो रीज़न उन्हें बताना पड़ता है और गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन कब? अगर 100 या 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को एक साथ निकालना पड़े तो, अदरवाइज ऐसी कोई परमिशन ज़रूरी नहीं है। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अगर कोई छूट गया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।